गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। जिस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, जिस तरह से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, खास करके जीएस के क्वेश्चन जो कि कभी कभी समझ में आते हैं, कभी कभी समझ में ही नहीं आते कि कहाँ से पूछ लिए गए हैं। तो उसी तरह से मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 10 क्वेश्चन है। आप 10 क्वेश्चनों का टेस्ट लगाएं और देखें कितना सही हो रहा है। कुछ और जानकारी भी आपको बताई जाएगी तो आपका नॉलेज भी मजबूत हो जाएगा। और ख़ास करके जो यूपीपी और यूपीएसआई का जो पेपर होने वाले हैं उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो चलिए फिर टेस्ट लगाते हैं। 10 क्वेश्चन का है। कोशिश करिए कि 9 से 10 के बीच में आप सही करें। इतना सही हो रहा है तो आपकी तैयारी जीएस की बहुत अच्छी मानी जाएगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना नंबर आपका आया है। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रीति संगम इनमें से किस स्थान पर स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रीति संगम किस स्थान पर स्थित है? केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र। सोचिए, प्रीति संगम किस स्थान पर स्थित है? चलिए हम आंसर बताते हैं। आप आंसर अपना जरूर मैच कराएं। कमेंट बॉक्स में आंसर नंबर जरूर बताइएगा आप। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, महाराष्ट्र में है। प्रीत संगम जो कि महाराष्ट्र में एक फेस्टिवल की तरह पे मनाया जाता है। दरअसल दो नदियों का यहाँ पर संगम होता है। आइए हम आपको मैप के माध्यम से थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये देखिए प्रीत संगम। ये प्रीत संगम कहाँ है? यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा इसका डिफिनेशन। प्रीत संगम एक ऐसी जगह है जहाँ कृष्णा नदी और कोयना नदी एक दूसरे से मिलते हैं। कृष्णा और कोयना कहाँ मिलते हैं? ये लोग महाराष्ट्र में मिलते हैं। कोयना महाराष्ट्र में बहती है, कृष्णा भी महाराष्ट्र से निकल कर्नाटक होकर आगे बहती है। तो दोनों नदियाँ महाबलेश्वर से निकलती हैं और सामने से कराड़ में एक दूसरे से मिलती हैं। यह संसार दुनिया में बहुत दुर्लभ है। मतलब जहाँ पर ये मिलती हैं तो वहाँ संसार में भी सबसे दुर्लभ है। और दो नदियाँ सामने से आती हैं और एक मोड़ लेती हैं और एक नदी बन जाती हैं। तो इसका प्रीत संगम अर्थ है मतलब कि प्रेम का संगम। मतलब कि यहाँ जहाँ दो नदियाँ मिल रही हैं उसे प्रेम का संगम कहते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा बहुत अच्छा दृश्य दिखता है, वहाँ पर देखने में बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए उसे प्रीत संगम कहते हैं। और आप ये स्थान देख लीजिए, यहाँ दिया है करड, सतारा, पुणे, कोल्हापुर। कोल्हापुर या फिर पुणे आप जानते हो महाराष्ट्र में है। तो आंसर हमने महाराष्ट्र बताया था, तो ये आंसर उसका सही है, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आंसर महाराष्ट्र था। कुछ चीज़ें और बता दे रहे हैं आपको। ये जो केरल है, केरल भारत का एक दक्षिणी राज्य है। केरल भारत का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। केरल राज्य में ही भारत की सबसे दक्षिणी चोटी है महेंद्रगिरी, जो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। और केरल राज्य में ही कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें इलायची की पहाड़ी कहते हैं। ये सब चीज़ें जानते रहिएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर कोई पर्वत की बात करें तो वो जो मिर्ज़ापुर में आपको मिल जाएगा, उस पर्वत का नाम है विंध्य पर्वत। ये जानते रहिएगा आप। और उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। ये भी आप जानते रहिएगा। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भारत में सबसे ज़्यादा वन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ है। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ जिला जो है, मतलब उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो उसमें से जो बदायूं जिला है वो सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ जिला है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है, आप जानते होंगे। जनरली क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ही एक जिला है ललितपुर, जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। ये भी आप जानते रहिएगा। दिल्ली, दिल्ली की जो डिज़ाइन बनाया था वो एडविन लुटियंस और हेडवर्ड बेकर ने बनाया था। ये आप जानते रहिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी बनती है 1911 में और पूरी तरह से 1912 में बना दी जाती है। तो इसको आप जानते रहिएगा। और यहाँ पर आंसर महाराष्ट्र था, तो ये भी आप जानते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, अलमाटी बांध इनमें से किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मुंबई। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन ग सही है। कर्नाटक राज्य में अलमाटी बांध जो है कर्नाटक राज्य में है। ये बांध दिख रहा है आपको, यही है अलमाटी बांध। इसी में हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए आप, लाल बहादुर शास्त्री बांध को अलमाटी बांध के नाम से जाना जाता है। ये नाम याद रखिएगा, किस बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध कहा जाता है। तो अलमाटी बांध को ही लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर है ये, और यह एक जल विद्युत परियोजना है और जुलाई 2005 में इसको पूरा कर लिया गया था। अलमाटी बांध कृष्णा ऊपरी सिंचाई परियोजना है, मतलब इससे सिंचाई किया जाता है प्लस बिजली भी बनाई जाती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल गया। ये कर्नाटक राज्य में है, कृष्णा नदी पर है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन देखें आप ध्यान से, इनमें से किस प्रधानमंत्री ने नागार्जुन सागर बांध का शिलान्यास किया है? जवाहरलाल नेहरू, वीवी गिरी, नरेंद्र मोदी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात किया है और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रधानमंत्री बनी ही नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। और ये काफ़ी पुराना बांध है, नरेंद्र मोदी हो ही नहीं सकते। बचे वीवी गिरी और जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, जवाहरलाल नेहरू ने ही इसका शिलान्यास किया था। आप यहाँ पर देखें, नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसका नामकरण बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर किया गया है। इस बांध को बनाने की परिकल्पना 1930 में ब्रिटिश राज्य के समय में की गई थी, परंतु 10 दिसंबर 1955 में इस बांध की नींव तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। तो ये चीज़ जनरली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। एक दृश्य आप देख लीजिए नागार्जुन सागर बांध की परियोजना की, कितनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है। यहाँ पर आपको आंसर मिल गया, जवाहरलाल नेहरू थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, नागार्जुन सागर बांध की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप पीछे वीडियो में अब नहीं जाएंगे वापस, आप अगर वो उधर ध्यान से देखे होंगे तो ये गड़बड़ नहीं होगा। नागार्जुन सागर बांध की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1967, 1937, 1972, 1955। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। 1967 में, दरअसल 1955 में शिलान्यास हुआ था, और स्थापना का मतलब पूरी तरह से जब इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। पूछा ये जा रहा है कि उस दिन, देखो शिलान्यास का मतलब भूमि पूजन जिस दिन हो गया वो शिलान्यास है, लेकिन स्थापना का मतलब जब वो पूरी तरह से बन के काम करना शुरू कर देता है तब वो मान लिया जाए कि स्थापित हो गया है। तो उसकी उस चीज़ की बात हो रही है, तो ये 1967 था, इसको याद रखिएगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा देखें, नागार्जुन बांध हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1966 में पूरा हुआ। 4 अगस्त 1967 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसकी दोनों नहरों में पहली बार पानी छोड़ा गया, और इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद झील पंत वल्लभ सागर झील है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पर है। ये तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे आप कई बार इसको। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा, 1967 है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इनमें से किसने स्वराज दल की स्थापना की थी? सोचें किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, राजीव गांधी, महात्मा गांधी। सोचें किसने स्वराज दल की स्थापना की थी? चलिए आपको आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, देश बंधु चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज दल की स्थापना किया था। दरअसल बात ये थी, 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, आप पढ़े होंगे। और 1922 में असहयोग आंदोलन उन्होंने चौरी चौरा की घटना के बाद, जहां पर एक थाने में कई लोगों को उग्र भीड़ ने, कई पुलिस वालों को जला दिया था, तो महात्मा गांधी जी बहुत आहत हुए थे और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। जब आंदोलन वापस ले लिया तो उससे नेहरू जी के पिता और चित्तरंजन दास, अर्थात मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास काफ़ी दुखी हुए, और उन्होंने एक नया दल बनाने के लिए एक नया दल स्थापित किया, और अपने आप को गांधी से अलग कर लिया। तो उस दल का नाम था स्वराज दल। तो स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। तो ऑप्शन दूसरा सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है ये। क्वेश्चन ध्यान से देखें, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945, 1956, 1960, 1987। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, 1945। कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उस समय कई देश बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, क्योंकि इतनी गोलीबारी हुई, इतने लोग मरे थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उनकी अवसंरचना को, उनकी संरचनाओं को, उनके मकान को, उनके लोगों को भोजन, इन सब के लिए व्यवस्था करना था। तो सभी राष्ट्र एक हुए और उन्होंने ये निश्चय किया, सभी राष्ट्र एक होकर एक सम्मेलन, अमेरिका में एक स्थान है, एक सम्मेलन करते हैं। उस सम्मेलन का नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ध्यान रखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इस सम्मेलन के तहत यह निर्णय लिया गया कि हम कुछ ऐसी संस्थाएं बनाएंगे
जो कि ये जो देश काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है, इनको एक बार फिर से खड़े होने में सहायता कर सके, इनको आगे बढ़ने में सहायता कर सके। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ही ये सम्मेलन होता है 1944 में, ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी 1944 ऑप्शन में आता है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ही विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन 1944 भी मान लिया जाता है। लेकिन विश्व बैंक ने जो विश्व बैंक की स्थापना पूरी तरह से होती है 1945 से होती है। तो ये याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन से हुई है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा, जो कि 1944 में होता है। अब ये सम्मेलन क्यों हुआ था, हमने आपको बता दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए, देशों को फिर से संगठित करने के लिए, उन्हें फिर से सही करने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए सभी देश एक साथ आए। तो वो सम्मेलन का नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, और एक नई संस्था उभर कर आई, विश्व बैंक। और विश्व बैंक अकेले नहीं है, 5 संस्थाओं का ये मेल है, और 5 संस्थाएं मिलकर विश्व बैंक बनती हैं, तो ये भी आप जानते रहिएगा। तो 1945 में स्थापित हुआ था, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र का है तो अच्छे से देखिएगा। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कोष की स्थापना 1944 में अमेरिका में ब्रेटन वुड्स शहर में विश्व के 2 नेताओं के एक सम्मेलन के दौरान हुई थी। ये दोनों संस्थाएं ब्रेटन वुड्स संस्था के नाम से जानी जाती हैं, ये जानते रहिएगा, ब्रेटन वुड्स संस्था के नाम से जानी जाती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को दोबारा पटरी पर लाने के उद्देश्य से इन संस्थाओं का गठन किया गया था, मगर इन दोनों वित्तीय संस्थाओं की भूमिका अलग अलग रही है। आगे थोड़ा सा देखते हैं। विश्व बैंक ऋण देने वाली एक संस्था है, जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन का प्रयास करना। विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है, मगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही ऋण देता है। इन दोनों संस्थाओं में एक फर्क यह भी है कि विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संसाधनों का इस्तेमाल निर्धन राष्ट्रों के साथ साथ धनी देश भी कर सकते हैं। मैं कुल मिलाकर आपको ये बता दूं कि जो विश्व बैंक है, जो गरीब देश हैं, जो पिछड़े देश हैं, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं, तो उनको आगे बढ़ने के लिए, उनकी संरचनाओं को विकसित करने के लिए विश्व बैंक ऋण देता है। ज़रूरत पड़ता है सबको सब माफ़ भी कर देता है। लेकिन जो IMF ये क्या करता है, ये गरीब देशों को ऋण देता है, साथ साथ अमीर देशों को भी ऋण देता है, लेकिन माफ़ी करने का यहाँ पर जो सिस्टम मिलता है बहुत कम मिलता है, अर्थात IMF पूरा पैसा ब्याज सहित वसूलता है, ये माफ़ नहीं करता है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक और IMF की स्थापना में, मतलब कि स्थापना तो एक ही सम्मेलन से होता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से, लेकिन कार्य थोड़ा सा अलग है। मतलब कह सकते हैं विश्व बैंक एक नरम दिल बैंक है, जो सबकी सहायता में आगे रहता है, खासकर गरीब देशों के। लेकिन IMF एक मजबूत संस्था है, जो कि धनी और गरीब दोनों के लिए होता है, लेकिन अपने पैसे वसूलने में भी थोड़ा सख्ती दिखाता है, ये हम कह सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हिंदी मुहावरा का है, आप थोड़ा बताएं क्या हो सकता है। हिंदी से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कान खड़े होने का क्या अर्थ होता है? जल्दी विश्वास करना, चौकन्ना होना, गलत बात करना, चुगली करना। सोचें, कान खड़े होने का अर्थ क्या हो सकता है? मुहावरा है, आप मुहावरा तो बहुत पढ़े होंगे। फ्री का नंबर मिल रहा है आपको, मतलब कि एक क्वेश्चन आपका बढ़ सकता है, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। कान खड़े होने का मतलब होता है चौकन्ना होना। कान खड़े मतलब, आप कभी खरगोश को ध्यान से देखो। खरगोश जब कहीं बैठा होता है, कुछ खा पी रहा होता है, अगर अचानक से थोड़ी सी भी आवाज़ उसको सुनाई पड़ती है, सबसे पहले उसके कान खड़े हो जाते हैं। और कान खड़े होने का मतलब क्या होता है? खरगोश अब चौकन्ना हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो कान खड़े होने का मतलब ही होता है चौकन्ना होना। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी? हिमाचल प्रदेश, पटना, कोलकाता, भोपाल। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, कोलकाता। दरअसल नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता ही थी। 1911 में आप पढ़े होंगे, 1911 में उस समय ब्रिटेन का जो राजा था वो था जॉर्ज पंचम।
जॉर्ज पंचम ब्रिटेन का राजा था। एक चीज़ जानते रहिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था, जॉर्ज पंचम। और आज़ादी के समय ब्रिटेन का राजा कौन था, जॉर्ज फर्स्ट, छठवां था। और इस समय कौन था, जब स्थानांतरित हुआ था, जॉर्ज पंचम था, याद रखिएगा। तो 1911 में ये घोषणा होती है कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी जो कलकत्ता है, दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी, और 1912 में कर दी जाती है। लेकिन पूरी तरह से राजधानी बनती है 1931 में। ये भी आप याद रखिएगा, कई चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर देखें आप, अगस्त 1911 में उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लंदन से भेजे गए एक खत में भी कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की ज़रूरत पर और जोर दिया गया। ब्रिटिश में भारत में आज के दिन यानी 13 फरवरी साल 1931 को उस समय के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने दिल्ली को राजधानी के रूप में विधिवत उद्घाटन किया। मतलब ये है कि 1911 में जॉर्ज पंचम ने जब वायसराय हार्डिंग के तहत दिल्ली को राजधानी बनाने की बात की, 1912 में कर भी दिया गया था, लेकिन 13 फरवरी 1931 को पूरी तरह से विधिवत राजधानी स्थानांतरित होती है। तो उस समय जो गवर्नर थे वो थे इरविन। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा। भारत की राजधानी दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली कब आई, तो ये आई 1911 में, ये औपचारिकता थी। और पूरी तरह से स्थानांतरित होकर कब आई, किस गवर्नर के समय में, तो 1931 में। तो ये वाला पहला क्वेश्चन आपको सही करना होगा। जब भी कभी क्वेश्चन आए कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी, तो 1911 में ही घोषणा की गई थी, जो कि 12 में स्थानांतरित कागजी कार्रवाई कंप्लीट हो गया था, लेकिन पूरी तरह से वो बनी थी 1931 में लॉर्ड इरविन के समय में। और इतना लेट क्यों लगा, थोड़ा सा इसको जानिए। ब्रिटिश आर्किटेक्चर सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर को दिल्ली का डिजाइन करने का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि लॉर्ड हार्डिंग ने 4 साल के अंदर दिल्ली की राजधानी के रूप में होने के सपने देखे थे, लेकिन शायद उनके इस सपने पर वर्ल्ड वार ने रंगा डाल दिया। मतलब कि 1914 में आप जानते हो विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो इसकी वजह से लेट हो गया। और बंगाल बंटवारे का जो फैसला था कर्जन का, उससे भी बहुत प्रभाव पड़ा था, तो इससे भी काफ़ी दिक्कत आई थी। तो इस वजह से ये हो नहीं पाया था, तो ये 1931 में हुआ। लेकिन हार्डिंग सोचा था 4 साल में हम पूरी तरह से सब प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे। 1911 में घोषणा करता है, 1912 में कागजी कार्रवाई करता है। फिर सोचता है 1915-16 तक मैं कर लूँगा पूरा कंप्लीट, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, आप जानते होंगे। तो ये हो नहीं पाया। तो हुआ कब, 13 फरवरी 1931 को, याद रखिएगा 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल गया था, कोलकाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं, काफ़ी मशहूर और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी जानकारीपूर्ण क्वेश्चन। वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है, वाताग्र वर्षा, चक्रवाती वर्षा, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा। सोचिए, आप पढ़े होंगे कई बार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको मैप से दिखा देता हूँ, बहुत अच्छे से आप समझ भी जाओगे। चलिए आंसर बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, पर्वतीय वर्षा। अब इसको समझते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये समुद्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पानी है और बगल से ये पर्वत है। अब क्या होता है कि समुद्र से जो हवाएं चलेंगी, समुद्र का जैसे मान लो ये समुद्र के ऊपर से हवाएं ऐसे आ रही हैं, तो क्या करेंगी, समुद्र से नमी अवशोषित करेंगी, हवाएं ठंडी हैं, आकर जब इसे टकराएंगी पर्वत से तो ऊपर उठेंगी। अब जैसे जैसे ऊपर उठती हैं हवाएं ठंडी होने लगती हैं, तो ठंडी होकर ये ऊपर जाएंगी, एकदम ठंडी हो जाएंगी। जब ठंडी हो जाएंगी तो ये जो नमी अवशोषित करके समुद्र से लाई होती हैं, इधर नमी एकदम ठंडा होकर पानी के रूप में आ जाता है, और पानी ये पर्वत के इसी तरफ, पर्वत के इसी भाग पे बारिश हो जाता है। मतलब पर्वत के इस तरफ, जिधर से लड़कर ऊपर उठी थी, इसी तरफ बारिश हो जाता है, और इस तरफ बारिश नहीं होता। मतलब पर्वत के एक तरफ बारिश हो जाता है, एक तरफ बारिश नहीं होता। तो जो दूसरा स्थान, दूसरा तरफ वाला स्थान खाली रह जाता है, इसी स्थान को बोलते हैं, इसी भाग को बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो वृष्टि छाया प्रदेश किस में आता है, पर्वतीय वर्षा में आता है। एक तरफ जब पर्वत की एक तरफ बारिश हो जाती है और दूसरी तरफ बारिश नहीं होती है, तो दूसरे जैसे इधर से टकरा कर इधर बारिश हो गई, तो इधर जो बारिश हो गई है और इधर नहीं हुआ है, तो ये वाला भाग बोला जाएगा वृष्टि छाया प्रदेश। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार की वर्षा है, तो ये पर्वतीय वर्षा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये चक्रवाती वर्षा में क्या होता है, चक्रवात बनते हैं ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के, और इसमें क्या होता है, ढेर सारे पानी को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर हवा के साथ जाता है, वहाँ ठंडा होकर फिर से बारिश होता है। तो इस तरह से जो वर्षा होती है वो चक्रवाती वर्षा होती है। वाताग्र क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, हालांकि भूगोल में आप पढ़े होंगे। क्या होता है, जैसे इधर से गर्म हवाएं जा रही हैं, इधर से गर्म हवाएं आ रही हैं, और इधर से ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो अब क्या होगा,
ठंडी हवाएं और गर्म हवाओं में कौन सा हल्का होता है, कौन सा भारी होती हैं? आप तो जानते होंगे कौन सी हवाएं हल्की होती हैं, कौन सी भारी। गर्म हवाएं हमेशा हल्की होती हैं क्योंकि उनमें नमी नहीं होती, और ठंडी हवाएं भारी होती हैं। तो जो हल्की होंगी थोड़ा ऊपर उठ के चलेंगी, और जो भारी होंगी थोड़ा नीचे दब के चलेंगी। जब ये हवाएं टकराती हैं ना, तो ठंडी हवाएं दब जाती हैं, और हल्की हवाएं जो होती हैं गर्म हवाएं वो उठ जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, और ये इधर से ठंडी हवाएं इधर से आ जाती हैं, तो ये इधर आके लड़ते लड़ते मुड़ जाती हैं, इधर से ये लड़ते लड़ते मुड़ जाती हैं। तो एक प्रकार से गोल संरचना बन जाती है, बीच में खाली स्थान आ जाता है, और इस जगह से जो खाली स्थान बनता है इसको ही बोलते हैं वाताग्र। ऐसे बनता है। हालांकि आप भूगोल जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और संवहनी वर्षा तब होती है जब गर्म धाराएं, वर्षा का जब समुद्र का जल गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उड़ता है और उसके बाद ठंडा होकर बारिश होती है, तो इसे संवहनी वर्षा कहते हैं। तो हालांकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो वृष्टि छाया प्रदेश है ये पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। ऑप्शन डी संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही है। आशा करते हैं हम जो समझाना चाहते हैं आप समझ गए होंगे। नए समझ में अगर जरूर बताइएगा, फिर से समझा दिया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें। हरियाणा में क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में इन सिंचाई नहरों में से कौन सी एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? गुड़गांव नहर, भाखड़ा नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर, पश्चिमी यमुना नहर। सोचें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर से ही हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई होती है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखें आप, यह हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है, प्रमुख नहर है। यह नहर यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से तेजवाला नामक स्थान से निकली है। इस नहर की अपनी शाखाओं सहित कुल लंबाई 3226 किलोमीटर है। इसके द्वारा अम्बाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा जिलों में, दिल्ली और राजस्थान के कुछ भागों में 5 लाख हेक्टेयर भूमि पे सिंचाई होती है। तो इस नहर का नाम है पश्चिमी यमुना नहर। इस तरह से 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आप 10 के 10 सही किए होंगे। कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको शेयर भी जरूर किया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।